बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक अच्छी चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का हर वक्त हर हालत में, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी दी है वो बहुत सारे लोगों से बेहतर है। अपने से नीचे देखें, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते जो है वो आप थक जाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें किस कदर नेमतों से नवाजा है। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ रनडाउन आपके साथ शेयर मैं करती चलूँ जी। आज के प्रोग्राम में हमने न्यूज़ भी डिस्कस करनी है, अपने सेगमेंट्स भी शामिल करने हैं, और आज जो स्पेशल डे है वर्ल्ड टीचर्स डे, असातिज़ा की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। अपने असातिज़ा को भी याद करेंगे जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से आज हम कह सकते हैं कि जी हम भी मुआशरे में एक अच्छा, ज़बरदस्त और मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। तो बिलाशुबा हम सबके असातिज़ा का कहीं ना कहीं इसमें बहुत अहम रोल होता है। तो आगे चल के असातिज़ा के हवाले से भी हमने शो में बात करनी है, लेकिन चूँकि मैंने आपको कहा था कि जी हम फर्स्ट से ही ये स्पेशल अपना जो है वो सेगमेंट रख रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इस बारे में जो है सोचें, समझें, और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाकायदा तौर पर 3 माह बाद, 4 माह बाद छाती का मुआयना कराएं, क्योंकि ये मर्ज़ पाकिस्तान में इस कदर बढ़ता चला जा रहा है और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी की वजह से या फिर डिस्कस करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक घबराते हैं, इस वजह से हम इस तरफ आ नहीं रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने आप को महफूज रखना तो ज़रूरी समझ लीजिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथ ही साथ आज हमने मौजूदा सूरत हाल की भी बात करनी है। कल एक बड़ा ज़बरदस्त, अच्छा ये एक्सपीरियंस जो है मैं ज़बरदस्त कह रही हूँ, लेकिन लोग एक्चुअली परेशान भी हुए थे और बार बार मोबाइल अपने रीस्टार्ट करना शुरू हो गए जब हमें कल पता चला जी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इसके साथ साथ फेसबुक की सर्विसेज जो हैं वो बंद हुई हैं। तो अब बहुत सारे लोग अपने मोबाइल रीस्टार्ट कर रहे हैं कि ये क्या हो गया है। लोगों ने इस कदर इन चीज़ों को ज़रूरी अपनी ज़िंदगी में बना लिया है कि हम खाना खा रहे हैं, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, अक्सर ऐसा होता है जी मैं खाना खा रही हूँ और साथ ही साथ अपना मोबाइल देख रही हूँ कि व्हाट्सएप किसी का आ गया, इंस्टाग्राम पे कुछ आपने देखना है। तो ये चीज़ें कल जब एक लंबे टाइम के लिए बंद हुई तो लोगों के तासुरात क्या थे वो भी हम जानेंगे। तो आज के प्रोग्राम का हमने बाकायदा आगाज़ करना है पहले सेगमेंट से। मौसम की सूरत हाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, कोमल बाहर मौजूद हैं जो हमें मौसम के बारे में अपडेट करेंगी। कोमल बताइए मौसम कैसा है शहर का? जी बिल्कुल है ना, शहर लाहौर का मौसम आज भी काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था। दिन का आगाज़ काफ़ी अच्छा हुआ, ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला बरकरार था। शहरी इस मौसम को एंजॉय करते हुए सुबह की वर्जिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। सुबह की वर्जिश वैसे भी चुस्त रहने के लिए बेहद ज़रूरी है, तो शहरी जो है वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन इस वक्त जो है वो शहर लाहौर में खूब गर्मी पड़ रही है, धूप ने जो है वो आंखें दिखाई हैं और अच्छी खासी जो है वो गर्मी में इजाफा भी देखने में आ रहा है। और दोपहर के औकात में तो यूँ गर्मी होती है कि जैसे अभी तक जून जुलाई की गर्मियाँ बरकरार हों। और बात की जाए फिलवक्त के हवाले से तो फिलवक्त भी अच्छी खासी हब्स भी महसूस की जा रही है। और मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो बाहर का दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% और हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से दिन भर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि आज जो है वो सूरज और बादलों की आंगचोरी जो है वो बरकरार रहने वाली, जबकि दोपहर के औकात में तकरीबन 10% शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। बूंदाबांदी होगी मगर मौसम में कोई तब्दीली बिल्कुल भी देखने में नहीं आएगी, ये भी कहा जा रहा है। और शाम के औकात में मौसम जो है वो बेहतर होगा, रातें ठंडी होंगी। और दिन भर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह बात की जाए क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, पिछले दिन क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होता हुआ दिखाई दिया गर्द फिजाओं की वजह से, लेकिन आज उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आ रही है। ठीक है जी, बेहतरी देखने में आ रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी। तो कोमल हमें मौसम की सूरत हाल बता रही थी। अब हमने बढ़ना है शहर की सूरत हाल की तरफ। आज की पहली खबर, वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.72 मजीद महंगी हो गई है। और इसके बाद वज़ीर आला का जिंदा दिलाने लाहौर के लिए तोहफा क्या है, आज के शो में आपको बताएंगे। और उसके बाद कुछ बात होगी एहसास प्रोग्राम के तहत, मिलने वाले पैसों के लिए शहरी दरबदर हैं। और इसके बाद डेंगू की यलगार, इंतजामिया क्यों है परेशान।
ये हैं आज की हमारी तमाम खबरें जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र। राव साहब, मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि कल लोग बड़े परेशान रहे, तो क्या ये परेशानी आपको भी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं नहीं मानती। मीनवाइल हुआ ये कि मेरा फ़ोन जो बैटरी बिल्कुल ख़त्म हुई तो बंद हो गया और मुझे पता ही उस वक्त चला जब मैं रात जब घर गए तो फ़ोन ऑन हुआ तो पता चला व्हाट्सएप नहीं आ रहा, लेकिन वो मेरा जो टाइम था इस तरह निकल गया। लेकिन अब ये जिस तरह से इसको बिल्कुल अपना एक आपने भी जिक्र किया कि खाना खाते हुए या टीवी देखते हुए, इवन आप मेहमानों के साथ भी बैठे हैं तो आपकी जो कंसंट्रेशन है, बड़ी मजे की पोस्ट पढ़ी थी, वो डाइवर्ट रहती है। हम नमाज पढ़ते ही अपना मोबाइल या व्हाट्सएप ऐसे देखते हैं जैसे दुआ की कबूलियत का हमें मैसेज आ गया। एग्जैक्टली, ये अब मुआशरा चुके जा चुका है इस तरफ और इससे वापसी बड़ी मुश्किल है। अब अच्छा, अब आप लोग समटाइम, क्योंकि हमारी न्यूज की चैट में अक्सर जो है वो खबरें चलती रहती हैं, आपको अपडेट रहना पड़ता है, लेकिन आप यकीन माने कुछ लोग आदतन ये चीज करते हैं, कुछ लोग आदतन जैसे सोए हुए आंख खुली सबसे पहले आपने देखी। आपने दुरुस्त कहा, ये बिल्कुल आदत बन चुकी हुई है और ख़ास तौर पर हमारी जो यूथ है वो अपना ज़्यादा जो वक्त है वो सोशल मीडिया पर ही स्पेंड करने में, बल्कि मैं तो इसको कहूँगा कि ये ज़ाया हो रहा है वक्त। किताब बीनी का जो दौर था वो बिल्कुल ना होने के बराबर रहा है। अब बिल्कुल भी किताब बीनी के हवाले से हम नहीं देखते कि किसी ने किताब पकड़े हुए किसी को आपने देखा पढ़ रहा है, मोबाइल फोन और मोबाइल है, एप्लीकेशंस ये हैं कि जिसकी वजह से बंदा अकेला बैठना ज़्यादा प्रेफर करने लग गया। ऑब्वियसली ये यानी ये मुआशरे में जिद्दत आनी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे आपको सहूलत भी मिलती है। मसलन अगर आपने इसी का ही सोशल मीडिया का सॉफ्टवेयर है, गूगल मैपिंग पे आपने कहीं भी जाना हो तो आप पहुंच जाते हैं। ये आपके लिए सहूलत भी है, लेकिन बात सहूलत से आगे चली गई। ये अब इस कदर एवरीथिंग इज बैड। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करने लग जाएंगे ना, उसके फिर पॉजिटिव रिजल्ट आने के बजाय आपका नेगेटिव रिजल्ट आना, और इसका नेगेटिव ही आ रहा है। और अभी तो चूंकि सभी बच्चों को पास कर दिया गया, रिसेंट जो एक वेव चली कोविड-19 की, तो उसकी वजह से आप पॉजिटिव कह सकते हैं। इसको नहीं, पॉजिटिव नहीं कहेंगे, देखिए पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पॉजिटिव ही है। ये आज आप असल में पेपर आज की सुस्ती बच्चों को कल को बड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन का दौर है और फिर कंपटीशन भी इस तरह चल रहा है कि आपने देखा है कि 1100 में से 1100 मार्क्स भी जो है वो लोग बच्चे ले रहे हैं, तो उसमें आपको आगे बढ़ना है। बच्चों में मेरी रिक्वेस्ट भी यही होगी, हम अपने घर में भी यही करते हैं कि किताब बीनी की तरफ ज़रूर बच्चों को लाएं। अगर बच्चे किताब बीनी की जानिब आते हैं तो उसका एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि कम से कम इस हैबिट से जान छूटेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और कल जिस तरह हमने लोगों को इस बारे में 18 साल या 19 साल, यकीन माने लोग एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे थे कि तुम्हारा व्हाट्सएप चल रहा है, तुम्हारा इंस्टाग्राम चल रहा है, तो ये चीजें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। 18 या 19 साल के बाद तो बच्चों ने इस तरफ जाना ही जाना है, लेकिन उससे पहले कम से कम ना जाएं तो ये है कि अपनी तालीम पर तवज्जो दे दें तो मेरा ख्याल है आपने सही कहा। तो ये चीज़ डिस्कस करने का मकसद ये था कि जी सिर्फ और सिर्फ आप इन चीज़ों को लिमिटेड रखें, और लिमिटेड जब घर के बड़े रखेंगे तो बच्चे खुद ब खुद उस चीज़ों को समझेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में ये गैर ज़रूरी चीज़ें इतनी ज़रूरी हो जाएंगी कि आपकी ज़रूरी चीज़ें नज़रअंदाज होना शुरू हो जाएंगी। खैर, आज की पहली खबर क्या है जी? वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया और एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.72 जिस जोश के साथ आपने खबर पढ़ी है, मैं समझ खुशखबरी कहने लगी है कि वफाकी हुकूमत ने शायद कमी कर दी है, ₹1.72 कमी कर दी है। फेडरल गवर्नमेंट खैर ये पता नहीं कि किसके एजेंडे पे ये गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, कौन इनको गाइड कर रहा है। ग्राउंड रियलिटी से ये पता नहीं क्यों ना आशना है। अभी तक 3 साल गुजरने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, फिर बिजली। अब आपकी ये दोनों चीज़ें ही मैटर करती हैं। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो ऑब्वियसली किसी चीज़ में भी, इसी वजह से तो हम देख रहे हैं कि अशिया खरोनोश का बराह रास्त इस पर इम्पेक्ट आ रहा है और बढ़ती चली जा रही हैं।
अभी गैस की प्राइम कीमतों मिनिस्टर साहब के मैं कुछ क्लिप्स देख रही तकरीबन 346% तक अभी तक जो गैस की कीमतें हैं उनमें इजाफा किया जा चुका है। बिजली की कीमतों में इजाफा अब तो हमें भी वो कैलकुलेशन करने में मुश्किल आ रही है कि अब क्या इस पे फिगर दें कि कितने फीसद अब तक इजाफा हो चुका है। और मजमूई तौर पर कोई हफ्ता गुजरता नहीं है जब 70 पैसे या 60 पैसे फी यूनिट इजाफा किया ना जाए। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इतना। एक तरफ खबरें आती हैं कि जो मुफ्त बिजली की सहूलत दे रखी है, बहुत सारी जो सरकारी मशीनरी है उससे क्यों वापस नहीं लेते, उससे वापस लें, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा बोझ जो है वो आम आदमी पर डालने के लिए। अब देखिए ये अच्छा, ये एडजस्टमेंट की मद में हमेशा कहा जाता है कि जी किसी ना किसी तरह से ही अब ये जो इसका इतलाक है वो 300 से ज्यादा यूनिट एडजस्ट ही नहीं होने पे आ रही है। अब इसका इतलाक जो है वो 300 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों पे होगा। अब मुझे बताएं 300 यूनिट्स तो एक अगर 5 मरले का घर है तो 300 आराम यूनिट्स से तो 3 मरले के घर में कोई आराम से कर रहा है। एग्जैक्टली। अब ये वो आम आदमी का मसला है जिसको शायद गवर्नमेंट ने अभी तक रियलाइज नहीं किया। गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं उनको अगर जुगतों से अगर उनको जुगतों से अगर अपने मुखालफिन पर भेजा तनकीद और जुमले कसने से अगर फुर्सत मिले तो शायद वो सोचें कि आम आदमी का मसला क्या है। क्योंकि आम आदमी का मसला अभी तक कंटेनर पे बहुत नजर आता था, जब कंटेनर पे थे तब बड़ा नजर आता था आम आदमी का मसला, लेकिन आज आम आदमी को यकसर नजरअंदाज कर दिया है। और ये जो आप फैसले कर रहे हैं इससे जो एलीट क्लास है उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे 2 रुपये 72 पैसे बढ़ा दें, चाहे इससे और 2 गुना इजाफा कर दें, इससे फर्क पड़ना है आम आदमी को। अच्छा जी, जिसके पास रोजगार नहीं है। क्या जी 90 अरब रुपए का डाका डलेगा और यूनिट जो है फी यूनिट बिजली का जी 18.16 रुपए का हो गया है। अंदाजा करें आप। अब देखिए मैं तो हैरान हूं कि कहाँ हैं वो लोग जिनको 6-7 रुपए का यूनिट बहुत महंगा लगता था। और उस वक्त के अपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये लोग इजाज चौधरी साहब, इनकी तस्वीर मौजूद हैं। ये चेरिंग क्रॉस पर बैनर्स लेकर आ जाते थे जब 10 पैसे इजाफा होता था। आज मुझे लगता है कि ये लोग शायद, अगर ये लोग हैं तो कम से कम इस पर तो एहतजाज करें, इस पर मुतालबा ही कर दें कि ये इसकी मजम्मत ही कर दें, कम से कम मजम्मत ही कर दें और कुछ भी ना करें। ये मंतक क्या है हमें आके समझाई दें कि उस वक्त जब ये आए रोज इजाफा। अब देखिए जितनी मर्तबा इन्होंने इजाफा कर दिया, मैं तो हैरान हूं। ये जब इलेक्शन में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, से बाहर क्या किस तरह फेस करेंगे अपने वोटर्स को, क्या उनको क्या बताएंगे कि आपके लिए हमने 6 रुपए का बिजली का जो यूनिट है वो 22 रुपए का कर दिया है, आपके लिए जो 140 रुपए का घी किलो था वो आपके लिए 370 रुपए का कर दिया है, ये बताएंगे। चीनी जो 52-53 रुपए थी वो आपके लिए 115-20 रुपए कर दी है, ये बताएंगे। ये परफॉर्मेंस होगी इनकी। और ये वो बुनियादी चीजें हैं जो बराह रास्त आम आदमी का मसला है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम हुकूमत में होते हैं तो फिर सभी हुकूमतों का, वैसे हमने ये देखा है, ये वतीरा रहा है। और आज इस पे सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपोजिशन भी सिर्फ बयानात की हद तक, सिर्फ बयान देकर और मुतालबा वापस लिया जाए, यानी ट्विटर खेलना। हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और हमारी किस्मत ये रह गई है कि हमने हर महीने अपनी तर्ज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पेट्रोल की मद में भी ज्यादा पैसे खर्च करने हैं और अशिया खुरनोश की मद में भी ज्यादा पैसे खर्च करने हैं। इसी का बराह रास्त इन्हीं पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त इम्पैक्ट जो है वो अशिया खुरनोश की बिल्कुल ऐसे ही है। राव साहब ब्रेक का कहा जा रहा है जी, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमने अगली खबर डिस्कस करनी है। अगली खबर की तरफ हम आएंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बारहा सिविल एविएशन इंतजामिया की जानिब से ये कहा जाता है कि जी इस पर कार्रवाई की जाएगी और फौरी तौर पर राव साहब से मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ। ये बहुत अहम नौयत का और बहुत ही नाजुक मामला है और इसको नज़रअंदाज करना ये तो बनता ही नहीं बिल्कुल। देखिए ये ऐसे वाक़यात अक्सर व बेशतर रिपोर्ट हुए हैं और आज भी ये अफसोसनाक वाक़या है। इसमें दानिशमंदी का मुजाहरा किया गया जो फ्लाइट पायलट थे और इसमें फ़ौरी तौर पर लैंडिंग भी कर ली। लेकिन अब देखिए कि जब अगर मुसाफिरों को ये कहा जा रहा है कि आप घरों को चले जाएं तो इसका मतलब है कि प्लेन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। और इसका
इस हवाले से अब जाहिर है जो PIA के इंजीनियर्स हैं वो इसका मुकम्मल मुआयना भी करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर इसके हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मिलेंगी। तो ऐसे वाक़यात की तदारुक के लिए सिविल एविएशन और एयरपोर्ट इंतज़ामिया मुझे लगता है कि गफलत का मुजाहरा हमेशा इनकी जानिब से किया जाता है। अभी भी आप इसको गफलत नहीं, इसको कोई बहुत ही संजीदा नौइयत की गफलत कहा जा सकता है। अगर आप अपने किसी अजीज़ो कारब को या किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जाएं तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितने ज़्यादा वहाँ पर परिंदों की रेल पेल जो आपको नज़र आती है और फिर एयरपोर्ट के नज़दीक मुसाफिरों को एहतजाज करने से भी रोका जा रहा है। और ऑब्वियसली इस हवाले से जो एक सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत है सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट इंतज़ामिया को, वो हमने देखा है कि उसमें गफलत रही है और जिसकी वजह से सारा जो निज़ाम है वो इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट भी हो रहे हैं। तो आज अगर त्यारे को खुदा न खास्ता कोई हादसा होता तो फिर जाहिर है जो ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन अब चूँकि इस तरह का वाक़या अब सामने आ ही गया है तो अब कम अज़ कम आइंदा से बचने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेशनल प्रेमिसेस के, उनको ज़रूर पूरा होना चाहिए। फॉलो करना उसके लिए आपको अगर मैन पावर की ज़रूरत है वो रखें, अगर आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो दस्तियाब करें। अच्छा, मुझे नहीं समझ आता कि हमेशा से ये रीज़न, जैसा कि सईद ने अभी भी रिपोर्ट किया, शूटर्स की कमी है, तो ये शूटर्स की कमी कैसे पूरी होगी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है जी। इसको हम खबर को वाइंड अप करेंगे और मैं ज़रूर यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगी कि अगर बर वक्त इक़दामात ना किए गए सिविल एविएशन की जानिब से तो इसके हमें जो है खौफनाक नताइज भी सामने आ सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, हम पे तो पहले से इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाती है कि हम इस तरह के लोगों के पास चले जाते हैं जो कि नून लीग की हुकूमत की तारीफ़ें करती है। अब ये जो पहली लाइन लिखी है मैं इसको स्किप भी कर रही हूँ क्योंकि ये लिखा है जी शहबाज शरीफ साहब का एक और मनसूबा जिंदाबाद। मैंने इसको छोड़ दिया, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी। खबर है जी जो हमने डिस्कस करनी है, गुलबर्ग ता मोटरवे एलिवेटेड एक्सप्रेस वे तामीर होगी। जी राव साहब, देखिए इसमें मैं तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि किसका नारा है, किसका मंसूबा है, किसका नहीं। शहर के लिए जो बेहतर है उसके लिए अच्छा जी, अब उसके ये लिए सबको की आपने बात की तो ये बेहतर किस तरह से ये एक्सप्लेन कर उसके लिए सबको अपना किरदार अदा करना है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो था ये 2014 में पहली मरतबा इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया। अप्रैल 2015 में इसकी लैंड एक्विजिशन के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई और लैंड एक्विजिशन का मरहला अवार्ड अनाउंस कर दिया गया। 813 कनाल, ये 10 मौजाजात हैं जिनकी 813 कनाल अराजी एक्वायर की गई इस प्रोजेक्ट के लिए और इस पे तकरीबन 6 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यानी गवर्नमेंट को वैसे तो अगर 6 साल बाद या 7 साल बाद याद आया भी है तो बड़ी बात है। अगर याद ही आ गया है कि 6 अरब रुपए खर्च हुए हैं किसी प्रोजेक्ट पर, कौम का पैसा खर्च हुआ हुआ है, तो उसको शेल्फ करने की बजाय इसको आगे बढ़ाने की बात की गई है और पहली मरतबा ऐसा हुआ है। और इस रवायत को आपको ख़त्म भी करना है क्योंकि प्रोजेक्ट कौम का प्रोजेक्ट होता है, कौम के पैसे से बनता है, शहरियों की सहूलत के लिए होता है। ये वाहिद प्रोजेक्ट था जो कि सेंटर ऑफ द सिटी आपको शहर से बाहर ले जाने के लिए था और इसमें इसके बुनियादी तौर पर मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से ये स्टार्ट होता हुआ और उसके बाद केनाल रोड को टच करता, फिर फिरोजपुर रोड को कह रहे हैं उसकी मंजूरी दे दी है, होगा बोले जी बिल्कुल मंजूरी अभी दी है। अभी बहुत सारे इस प्रोजेक्ट को बहुत सारा सफर अभी इसको तय करना है। अच्छा। जो चूंकि पिछले 2 बजट में ये था, जो हालिया बजट आया उसमें तो इसको रखा ही नहीं गया, तो ये भी एक मसला है। अभी जब मसला ये था कि जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया तो ये 25 अरब रुपए तक, 23 से 25 अरब रुपए इसकी लागत थी और जिसके लिए उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने ये फाइनेंसिंग सारी पंजाब बैंक से ये सारी फाइनेंसिंग करवानी थी और जिसकी तमाम तर सैंक्शन अभी पैसे हो गए, बस इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग बाकी रह गई थी जो कि नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये अच्छा जी, हमने कहा कि कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी जुड़े थे। एग्जैक्टली, इसमें तहफ़्फ़ुज़ात मुतासरीन के हवाले से थे। इसमें 813 कनाल अराजी एक्वायर की गई और सबसे ज्यादा जो अराजी एक्वायर की गई वो
मौजा नुनारियां की 670 कनाल अराजी एक्वायर की गई। उस वक्त के जो ADCR थे और उस वक्त के जो कमिश्नर थे, उनकी अना की भींट चढ़े वो मुतासरीन। आप अंदाजा लगाएं कि मौजा शेराकोट और मौजा नुनारियां बिल्कुल साथ साथ हैं। मौजा शेराकोट की अराजी को 2 करोड़ 7 लाख रुपए कनाल में खरीदा गया और मौजा नुनारियां जो बिल्कुल पैरेलल है उसको सिर्फ 7 लाख रुपए में खरीदा गया। ये बड़ा इशू था जिसको एड्रेस किया गया, लोग ट्रिब्यूनल में गए और फिर उनका जो रेट था उसको बढ़ाया गया, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं। अब पंजाब हुकूमत ये प्रोजेक्ट शुरू करे तो यकीनन जो मुतासरीन हैं उनका भी आपको ख्याल रखना है, मुतासरीन की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको भी आपको एड्रेस करना है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में 6 अरब रुपया खर्च करने के बाद आज तक LDA ने पीछे नहीं देखा कि इतना पैसा हमने इतनी लैंड एक्विजिशन की मद में खर्च कर दिया है, वहाँ पर दोबारा से जो कब्जे हैं वो करवा दिए, यानी पैसे भी ले लिए। यानी मेरी अगर ज़मीन है, मैंने पैसे भी ले लिए गवर्नमेंट से और वहाँ पर मैं काबज़ भी हूँ अभी तक, यानी 6 साल से मैं काबज़ भी हूँ। तो ये इदारों की जो नेग्लिजेंसीज हैं इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का 10.7 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है और ये केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड और रिंग रोड और फिर मोटरवे को जाके मिलेगा। तकरीबन 10 मौजाजात की ये अराजी है इसमें और इसकी लागत अब ये बताई जा रही है कि ये 46 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। लेकिन 24 अरब उस टाइम से और अब वाले टाइम पे 24 अरब का इजाफा है। अंदाजा लगाएं कि यही तो हम बात करते हैं। आपको याद होगा, अक्सर जिक्र भी करते हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो हैं शहर के, उन पर काम टाइमली नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी लागत में भी इजाफा हुआ। तो प्रोजेक्ट को इस नज़र से देखना की जो रविश है वो बंद करनी चाहिए कि ये फलां का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कौम का प्रोजेक्ट है, कौम के पैसे से बनने वाला प्रोजेक्ट है, उसको कौम का प्रोजेक्ट समझा जाए, ताकि अगर आपने कंप्लीट करना है तो वो उसी अमाउंट में हो, उसमें जायद न हो। अभी फ़िलहाल तो इसकी असूली मंजूरी की बात की जा रही है, जिसको मैं समझता हूँ कि अभी मज़ीद टाइम लगेगा। अभी इसमें बहुत कुछ होना है और इसका जो LOS का इसमें जो पोर्शन है उसमें पाइलिंग भी तकरीबन 1.5 अरब रुपए की वहाँ पर पाइलिंग भी कर दी गई है, वो ताकि दोबारा उसको ना उखाड़ना पड़े सड़क को। तो इस हद तक इसकी तैयारी की गई थी। ये बुनियादी तौर पर कोई यौमिया 58,000 गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकती हैं, जो इसकी फिजिबिलिटी हमारे सामने आई है या इस पर जो अभी तक काम किया गया। इस प्रोजेक्ट को अब वैसे तो मार्च 2018 में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होना था, लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ लैंड एक्विजिशन की हद तक जारी रहा और उसी की मद में लोगों को पैसे मिलते रहे। जो कंस्ट्रक्शन का काम इसका शुरू होना था वो तहाल नहीं हो सका। और इसमें सबसे बढ़कर अभी बहुत इंतजार में रखा, ये आपकी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। राव साहब, मुझे खबर को वाइंड अप करना है, ये क्या हुकूमत के टेन्योर में मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, अगर आपकी नीयत है तो फिर कोई मसला नहीं। 18 माह का प्रोजेक्ट है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ऑब्वियसली बड़ेपन का मुजाहरा करना है। हुकूमत को इससे फेवर मिल सकती है? अब ऑब्वियसली मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। अब देखिए, ये है मेगा प्रोजेक्ट। मैं ये बात कर रहा था कि आप जो 2-2 अरब रुपए के प्रोजेक्ट अंडर पासिस बना रहे हैं वो मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, वो तो रातों रात हमने बनते देखे हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट है, अगर आपने करना है तो ये मेगा प्रोजेक्ट है, इसको कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट। मुकम्मल कीजिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हमने आना है जी डेंगू की मौजूदा सूरत हाल की तरफ, किस तरह से तबाही मचाएंगी, जिसके लिए अब ये कहा जा रहा है जो एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल था उसके मनाजिर कल हमने आपको दिखाए, लेकिन उसको जो है वो डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस किया जाएगा। 53 मरीज एक दिन में सामने आए हैं। इस पर हम आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौजूदा सूरत हाल डेंगू की ये है जी, छोटा मच्छर जो कि बड़ी तबाही मचा रहा है और इस पर इंतज़ामिया की जानिब से हमें नाकाफ़ी सहूलियात इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं। डेंगू के 153 मरीज सामने आ गए हैं और हर रोज़ मोर देन 150 पेशेंट्स जो हैं वो ऐड होते चले जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि डेंगू कितनी तबाही मचा रहा है। सबसे पहले एहतियात बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों ने करनी है। राव साहब, मुझे आपसे कमेंट चाहिए, कौन जिम्मेदार है? महकमा सेहत, इंतज़ामिया, शहरी मिलकर मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की गफलत मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। देखिए, इस पे ऑब्वियसली बराह रास्त तो जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास चूँकि ये
तमाम तर जो लोग हैं, जो DDHOs हैं, उन्होंने रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर लाहौर को करनी होती है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि हमारे साथ वो पिंडी वाला सलूक तो नहीं हो रहा कि मिस रिपोर्टिंग हो रही है। हम रोजाना देखते हैं कि सर्वेलेंस तो कल भी ट्वीट थी, डेटा भी अपलोड किया जा रहा है, ये भी कल भी ट्वीट थी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की कि जो डेटा है वो इतनी सर्विलेंस की गई, इतने जुर्माने किए गए, इतनी FIRs की गई। लेकिन मसला ये है कि मुझे लगता है कि मिस रिपोर्टिंग है। इतनी अगर सर्विलेंस हो तो फिर डेंगू लार्वा मिलना नहीं चाहिए। इस हवाले से अगर सर्विलेंस ज़्यादा हो, ऑब्वियसली अगर कहीं से मिला भी है तो उसको फौरी तौर पर तलब किया जा सकता है। अब हो क्या रहा है कि जो डेंगू के हवाले से जो स्क्वाड बनाया गया था, उस स्क्वाड में नई जो भर्तियां हैं मेरे ख्याल से वो नहीं करते, मैन पावर कम है। एक तरफ मैन पावर को आपने वैक्सीनेशन की तरफ लगाया हुआ, दूसरा जो मैन पावर है वो आपकी पोलियो कैंपेन पे चली जाती है। सामान गाड़ियां खरीदी गई थी, उनके साथ क्या सलूक किया। और फिर आपने कहा कि जो स्प्रे है वो फ्यूमिगेशन स्प्रे हम नहीं कर रहे क्योंकि उसकी कोई सर्टेन कोई रीजंस हैं, मगर चले ना करें। लेकिन जो सर्वेलेंस है खास तौर पर इन अयाम में कब्रिस्तानों के हवाले से हम देखते थे, जब कैप्टन टाइड मोहम्मद उस्मान DC लाहौर थे तो उस वक्त कब्रिस्तानों पर खास तौर पर फोकस किया जाता था, जो कि आज हम देखते हैं कि कोई भी कब्रिस्तान के हवाले से मॉनिटरिंग के लिए जब हम आने वाले दिनों में कैप्टन उस्मान साहब को जरूर अपने साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। राव साहब, वक्त कम है, मुझे एहसास प्रोग्राम की बात करनी है। ये एहसास प्रोग्राम जितना बेएहसास निकला है, जितना लोगों को दरबदर ये एहसास प्रोग्राम कर रहा है, अब लोग पैसों के लिए इधर उधर फिर रहे हैं। प्रोग्राम है ये, कौन सा एहसास है जो अलहदा से किया जा रहा है ये वाला? देखिए, एहसास प्रोग्राम का नाम तब्दील किया गया है, वो प्रोडक्ट वही है जो पुरानी थी BISP वाली, और उसका नाम चेंज करके बेचने की कोशिश की जा रही है। और जब भी आप प्रोग्राम को इस तरह से लॉन्च करते हैं तो फिर उसके लिए आपको तमाम तर इंतज़ामात का भी ख्याल रखना है, मॉनिटरिंग का भी ख्याल रखना है। वो मॉनिटरिंग एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप सोशल जस्टिस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बस लकीर के फ़कीर हैं और बस अगर एक ऑर्डर ऊपर से आ गया तो फिर उसी पर सब ने चलना है, जिसकी वजह से इंतज़ामात हों या ना हो हमने ये करना है। और एहसास प्रोग्राम का भी यही है कि कभी तो जो प्राइम मिनिस्टर भी आपको गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगे कि एहसास प्रोग्राम से बड़ा हमने लोगों की मदद कर दी और बहुत ज़्यादा फंड्स जो डिस्पर्स भी कर दिए। डॉक्टर सानिया नश्तर है गालिबन जो इनको इस प्रोग्राम को हेड करती हैं, और IT की बड़ी वो एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा तो हम देख रहे हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई शिकायत हमारे ऑफिस में भी आई होती है कि उनको मैसेज भी आता है, उनका नाम भी उसमें है, लेकिन उनको जो सर्टन एक अमाउंट है वो नहीं मिल पा रही। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिनको फौरी तौर पर गवर्नमेंट को एड्रेस करना है ताकि दादरसी हकीकी मानों में हो सके, ना कि सिर्फ नारों में और तकरीरों में हो सके, हकीकी मानों में ग्राउंड रियलिटी भी। और यही वक्त है जी, अगर दादरसी हकीकी मानों में नहीं की जाएगी तो फिर वो आपके नारों के बरक्स जैसे बाकी सारे नारे फेक साबित हो रहे हैं, ये भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच राव साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद शो में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बहुत सारी चीज़ें जो हमें भी नहीं पता, हम वो डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। अक्सर आपने खबरें देखी होंगी जी, कस्टम की जानिब से ये कार्रवाई की गई, कस्टम की जानिब से वो कार्रवाई की गई, बाहक सरकार इतना माल जब्त कर लिया गया। कस्टम की कार्रवाइयाँ किस नौइयत की होती हैं, किस मौके पर की जाती हैं, किन खिलाफ वर्जियों पर की जाती हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि जी ये चीज़ें जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही हैं, और ये चीज़ें अगर इस तरह की कोई सामान वो भिजवा रहे हैं तो जी ये लीगल नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी उस पर तो लोगों को पता होता है जी, वो ख़ास तौर पर प्लान करके ये तमाम चीज़ें जो हैं, स्मगलिंग जिसे हम कहते हैं, वो की जाती है। लेकिन आप तक पॉजिटिव एक मैसेज पहुंचाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस किस मौके पर कार्रवाई की जा सकती है और किस खिलाफ वर्जी पर क्या कार्रवाई कस्टम हुक्काम करते हैं, ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, बासित मकसूद अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि कलेक्टर
कस्टम इन्फोर्समेंट है, अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? जी ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अक्सर सुना है जी कस्टम की जानिब से फलां कार्रवाई की गई, फलां कार्रवाई की गई, इतना सामान जब्त कर लिया गया। कस्टम की कार्रवाइयाँ किस किस नौइयत की होती हैं, किस मौके पर की जाती हैं, और ये कार्रवाइयाँ जो हैं ऑब्वियसली प्लान करके की जाती हैं। बहुत सारे छुप के ऑब्वियसली सामान जो है वो स्मगलिंग का भेजा जाता है, तो चेक एंड बैलेंस रखना आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा। जी, ख़ास तौर पे ये लाहौर जैसे शहर में तो ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि जो स्मगल चीज़ें की जाती हैं वो बॉर्डर्स से की जाती हैं। यूजुअली स्मगलिंग मींस के वो जो इलीगल रूट से कोई भी चीज़ मुल्क में एंटर हो, यानी जो लीगल चैनल से आएगी ड्यूटी टैक्सेस दे के आएगी, उसके अलावा जो इलीगल चैनल से आएगी वो ड्यूटी टैक्सेस नहीं पे करेगी, या वो बैन होगी, या वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम होगा, तो वो सारी चीज़ें। अब वो जब एक दफ़ा मुल्क के अंदर आ जाती हैं तो उसके बाद लाहौर चूँकि एक सेंट्रल जगह है, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा एरिया है और बहुत बड़ी मार्केट्स को कैटर करता है, तो इसलिए यहाँ पे वो स्मगल गुड्स ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब लाहौर को आप जानती हैं कि उसके तरफ आने के बहुत बेशुमार रास्ते हैं, मोटरवेज हैं, हाईवेज हैं, छोटी साइड रोड्स हैं, तो इन तमाम रोड से वो स्मगलर जो है वो जो स्मगल शुदा अशिया हैं उनको लाहौर में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक दफ़ा उनको यहाँ ले आएँ और उसके बाद यहाँ की मार्केट में या जो साइड की मार्केट्स हैं उनको डिस्बर्स कर सकें और उनकी कंजम्पशन हो अच्छा, सके। इसका पूरा एक नेटवर्क होता होगा जिसमें जी, आपके बिल्कुल। गुड ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके स्मगलर्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ से चीज़ आ रही है वहाँ पे भी नेटवर्क है, यहाँ पर भी नेटवर्क है, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है चेक एंड बैलेंस। जी बिल्कुल, ये जो स्मगलर्स हैं इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, पहले तो ये होता था कि ट्रांसपोर्टेशन कोई और लोग करते थे और यहाँ स्टोरेज और उसकी डिसबर्समेंट कोई और लोग करते थे। ये मुख्तलिफ़ किस्म के नेटवर्क्स थे। अभी इनके दरमियान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ इतनी कनेक्टिविटी भी हो गई है कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स जो थे, जो स्मगल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं स्मगलर्स, उन्होंने यहाँ कुछ गोडाउन्स भी बनाने की कोशिश की। अच्छा, तो हम दोनों तरीके से इनको रोकने की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ ये कि हम रोड पे चेक करते हैं और रोड पे इनको इंटरसेप्ट करते हैं, बल्कि जहाँ गोडाउन्स का हमें पता लगता है कि जिन गोडाउन्स में स्मगल शुदा अशिया पड़ी हैं और वहाँ से वो डिसबर्स हो रही हैं, तो हम उनको भी टारगेट करते हैं। अब इनका नुकसान ये होता है, जैसे कपड़ा है, कपड़ा अब लीगल चैनल से भी आता है, जब लीगल चैनल से आएगा तो उसकी इंपोर्ट पे ड्यूटी टैक्सेस दिए जाएंगे और गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा रेवेन्यू हासिल होगा। अच्छा, इन सब चीज़ों से बचने के लिए टैक्सेस से तो और ये स्मगलिंग की जाती है, इन चीज़ों से बचने के लिए भी। और दूसरी बात यह है कि वो एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी जो है ना वो चल पड़ती है, क्योंकि जाहिर बात है वो इनकम कहीं डॉक्यूमेंट तो नहीं हुई, स्मगलर की इनकम का किसी को नहीं पता, वो सब कैश ट्रांजैक्शन है। वो कैश ट्रांजैक्शन का क्या नुकसान होगा कि वो मुल्क की इकोनॉमी को पैरेलल हिट भी करेगी ना उस पर कोई टैक्स दिया जाएगा, और एक इतनी बड़ी सिग्निफिकेंट इकोनॉमी जो है वो मुल्क में एग्जिस्ट कर रही होगी। दूसरा, उससे लोकल इंडस्ट्री हिट होती है। मसलन आप वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्री जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है, जिसका नेचुरल इन्वेस्टमेंट का पर्पस जो है वो प्रॉफिट कमाना है, तो अगर स्मगल शुदा अशिया उससे कम कीमत में लोगों को दस्तयाब होंगी और तो वो नेचुरली उसको लॉस होगा जो इन्वेस्टर होगा। तो ये सिर्फ एक सिंपल ये नहीं होता कि वो जो ड्यूटी टैक्सेस की छूट, इसका जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जो ईटेबल्स हैं, बीटल नट्स है, स्किम्ड मिल्क है, ये सारी चीज़ें जब स्मगलिंग के रूट से आती हैं तो इनका एक एडिशनल डिसएडवांटेज है सोसाइटी को कि इनमें से कई चीज़ें एक्सपायरी होती हैं, इनमें से कई चीज़ें मुज़र सेहत होती हैं, कई चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ख़ास इन्वायरमेंट में ख़ास टेम्परेचर पे की जानी चाहिए। वो टेम्परेचर तो स्मगलिंग के रूट में नहीं दस्तयाब होता, क्योंकि उन्होंने तो छुपा के लानी है, कभी वो किसी चीज़ के नीचे रख के ले आएंगे, कभी टायरों के नीचे रख के ले आएंगे, कभी किसके नीचे, तो वो सारी चीज़ें जो है ना उसका इम्पैक्ट बड़ा फिर फार रीचिंग होता है सोसाइटी के लिए। फिर उसमें कई चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जो बिल्कुल ममनुआ होती हैं, कई ऐसी अद्वियात हैं, कई मेडिसिन हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो बैन की गई हैं। हम सिगरेट नोशी पर अक्सर देखते हैं कि जी सिगरेट्स वगैरह पर कार्रवाई कस्टम की जानिब से की जाती है। जी बिल्कुल, सिगरेट पे चूँकि ड्यूटी एंड टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं और लोकल इंडस्ट्री भी हिट होती है उससे, तो सिगरेट की जो ज़्यादातर स्मगलिंग है वो इसलिए की जाती है कि फिर वो उनको एक बहुत ज़्यादा उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा उनके लिए, तो इसीलिए हमारा टारगेट भी ज़्यादा होता है। सही, तो हमने ये भी पूछना है अपने मेहमान से कि इसके लिए मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कस्टम की जानिब से क्या टाइम टू टाइम कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लेकिन अभी एक गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमारे SOPs हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर इनको फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये कार्रवाई बनती। इसके लिए क्या कोई आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोगों के लिए कुछ स्पेशल हिदायत जारी की जाती है? जी बिल्कुल, हम एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो रेगुलर चल रही होती है FBR की तरफ से भी,
और हमारे तमाम कलेक्ट्रेट्स में बड़ा हमने वाज़े तौर पर एक इंफॉर्मेशन डेस्क भी बनाया होता है जहाँ से सारी मालूमात दी जाती हैं। मसलन पहले कुछ अर्सा पहले तक ये सोचा जाता था कि जो रिटेल का बिज़नेस है, यानी जो लोग लोकल मार्केट से कोई चीज़ ले लेते हैं, वो ये क्लेम करते थे कि जी हमने तो लोकल मार्केट से ली है, हमें नहीं पता कि इसके इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स थे या नहीं थे, इसके इनवाइसेस थी या नहीं थी, ये तो लोकल इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, टायर हैं, परफ्यूम्स हैं, कपड़ा है। तो इस वो रिटेल वाले इस चक्कर में एक कवर लेने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अभी लॉ में तब्दीली कर दी गई है, जो फाइनेंस एक्ट था इस साल का, उसमें स्मगलिंग का जो एक्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया रिटेलिंग के बिजनेस को भी। ठीक है। तो अब अगर कोई शख्स स्मगल शुदा सामान की रिटेल के बिजनेस में भी मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सही। गाड़ियों से रिलेटेड हम बड़े इशू सुनते हैं, फलां गाड़ी भाग सरकार जब्त की गई। इस तरीके को आसान भी तो बनाया जा सकता है, लीगल भी तो बनाया जा सकता है, उसके लिए क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है? जी, असल में होता यह है कि जो गाड़ी लीगली इंपोर्ट होती है वो तो ड्यूटी टैक्सेस दे के मुल्क में आ जाती है। जो गाड़ी इलीगल चैनल से आती है उसके लिए वो गाड़ी सिर्फ जब्त होगी। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी इस गाड़ी को लीगल कराने का क्या तरीका है, तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली बताना चाहता हूं कि अगर आप स्मगल शुदा गाड़ी रखते हैं जिसके ड्यूटी टैक्सेस पे नहीं है तो उसको लीगल कराने का कोई तरीका नहीं है। वो गाड़ी लाजमी तौर पे भाग के सरकार जब्त होगी। फिर उसके दो इशूज़ होंगे, अगर वो टेम्पर्ड है तो वो गाड़ी ऑक्शन नहीं हो सकती कोर्ट के ऑर्डर के तहत। फिर वो ये होता है कि या कस्टम्स खुद यूज इस्तेमाल में लाता है या मुख्तलिफ सरकारी महकमों को, जिसमें पुलिस है, FIA है, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनको टोकन प्राइस पे दे देते हैं। और जो गाड़ियाँ टेम्पर्ड नहीं होती वो फिर ऑक्शन कर दी जाती हैं। लेकिन ऐसा कोई तरीका इस वक्त लॉ है कि जिसके तहत स्मगल शुदा गाड़ी को लीगलाइज किया जा सके। एयरपोर्ट पर हमने कस्टम्स की बड़ी कार्रवाइयाँ सुनी हैं कि जी इतना सोना लेकर जाया जा रहा था, इतनी बड़ी तादाद में रकम लेके, इसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है? कितनी रकम एक शहरी अपने साथ लेके जा सकता है, कितना गोल्ड जो है वो लेके जा सकता है? लोग लेकर भी आते हैं, वो भी सामान जब्त कर लिया जाता है, तो इसके क्या SOPs हैं? इसके जो SOPs हैं ना, हमने बड़े वाज़े तौर पे बड़ी इसकी एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई गई, मीडिया कैंपेन भी हुई। अगर आप एयरपोर्ट डिपार्चर लाउंज में जाएं तो बिल्कुल सामने किसी भी चेक से पहले हमारे पूरे SOPs उसमें लिखे हुए हैं कि आप क्या क्या मिकदार में क्या क्या चीज़ लेके जा सकते हैं। कुछ लोग मोबाइल फ़ोन बाहर से लेकर आते हैं, अच्छी खासी तादाद में, वो जब्त कर लिए जाते हैं। वो मोबाइल फ़ोन भी ये है कि उसकी मतलब एक जो आदमी है वो एक वक्त में अगर एक साल में आए तो 5 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन वो नहीं ला सकता। ठीक है। एक फ़ोन चले वो अपने इस्तेमाल का ले आया, 3-4 वो किसी के गिफ्ट के लिए ले आया, इससे ज़्यादा नहीं ला सकता। अगर इससे ज़्यादा लाएगा तो वो जब्त होंगे। इसी तरह करेंसी में अगर एक आदमी $10,000 से, एक अडल्ट जो है वो $10,000 के इक्वलेंट या उसके जो फॉरेन करेंसी है वो ज़्यादा बाहर ले जाने की कोशिश करेगा तो उसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा, ज्वेलरी में ये इशू होता है कि ज्वेलरी अलाउ होती है फैमिलीज़ को, ख़वातीन को, जो कि पैसेंजर लेके जा सकते हैं, लेकिन वो कमर्शियल क्वांटिटी में ना हो, आपके आम इस्तेमाल की पहनने की हो, और बुलियन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कमर्शियल क्वांटिटी का आपने जिक्र किया, तो कमर्शियल क्वांटिटी क्या कोई डिक्लेयर भी कर रखी है? कमर्शियल क्वांटिटी से यूजुअली हम ये मुराद लेते हैं कि अगर एक फैमिली में जैसे 2 ख़वातीन हैं, 1-2 मर्द हजरात हैं, तो 3 या 4 जो नॉर्मल किस्म के सेट हैं या जो एक यानी यूज़ में आ सकती हैं कि जी आपने किसी तकरीब में जाना है, जो कि लेकिन इसका ये नहीं है कि आपने 300-400 तोले जो है वो ज्वेलरी वो रख ली है। लोगों को बड़ा शौक भी होता है पहनने का, और बुलियन फॉर्म में तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं पहन सकते, बाहर जाके लोग पहन के दिखा देंगे कि हमारे पास इतना गोल्ड है। लेकिन अच्छा, बुलियन फॉर्म में बिल्कुल अलाउड नहीं है, उसमें कोई भी क्वांटिटी होगी तो वो सीधी कन्फिस्केट कर लीजिए। ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जो कार्रवाइयाँ कस्टम की जाती हैं किस नौयत की होती हैं? सिर्फ क्या सामान जब्त कर लिया जाता है या फिर स्मगलर्स को आहनी हाथों से निपटने के लिए कुछ हमने सख्त कवानीन भी रखे हैं? नहीं जी, अब तो कवानीन बहुत सख्त हो गए हैं, और आपकी इस प्रोग्राम के तवसत से मैं सबको ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग स्मगलिंग के कारोबार में मुलविस हैं, अब तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि जी रिसेंट जो अमेंडमेंट्स आई हैं कि जो स्मगलिंग के कारोबार में मुस्तकिल मुलविस पाए जाएंगे जिनका अरसे से, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड निकालेंगे। अच्छा। जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने अपने नाम पर या अपने रिश्तेदारों के नाम पर, अपने और जानने वालों के नाम पर, जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड नहीं होगा, उनके नाम पर बनाई होंगी, तो वो तमाम जायदादें भी जब्त होंगी। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत भी कार्रवाई करते हैं। जैसे आपने पहले कहा था कि जो लोग ले आते हैं सामान वो कैश इकोनॉमी एक चला रहे होते हैं, तो उसमें वो मनी लॉन्डर कर सकते हैं जिसका कोई पता नहीं। अब जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, अगर एक बंदा 1000 मोबाइल फ़ोन ले आया, अभी हमने एक कंसाइनमेंट फैसलाबाद में एक कंसाइनमेंट पकड़ी जिसमें तकरीबन 350 से ज़्यादा तो नए आईफोन थे, और उन तमाम की जो मार्केट वैल्यू है, जो फ़ोन पकड़े गए हैं 921, उनकी वैल्यू तकरीबन 15-16 करोड़ रुपए है।
अब वो जो पैसा है वो किसी तरह लॉन्डर किया गया बाहर, और वो बगैर एंट्री के, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के वो फ़ोन आ रहे थे। तो ये जो स्मगलिंग के कारोबार में लोग अब मुलविस हैं और जो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ ये नहीं होगा कि सिर्फ उनका सामान जब्त होगा, उनको जुर्माना होगा, उनको सज़ा होगी, बल्कि उनकी जायदादें भी जब्त की जाएंगी और उनके जो रिश्तेदार या जिनके नाम पर उन्होंने बनाई होंगी वो भी जब्त की जाएंगी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सही, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए भी नहीं थी और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होंगी। मैसेज आप देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, लॉ की जो पाबंदी है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़ कहा जाता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि कम से कम कवानीन से अपडेट रहा करें। FBR की वेबसाइट है, हमारे जो लॉज पब्लिश होते रहते हैं, हमारी मीडिया कैंपेन चलती रहती हैं, और अगर आपको फिर भी किसी चीज़ के बारे में इबाम है तो बजाय इसके कि आप खुद से कोई फैसला करें, आप हमसे पूछ लें किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे करेंसी है, गोल्ड है, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई इवन आप सामान खरीदने लगे हैं, कोई कारोबार शुरू करने लगे हैं, तो आप हमसे एक दफ़ा पूछ लें कि इसके लिए किया जाता है, क्या कोई हेल्पलाइन? जी बिल्कुल, हमारी सारी FBR की भी हेल्पलाइन हैं और तमाम कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स की हेल्पलाइन मौजूद हैं और तमाम कलेक्ट्रेट्स में इंफॉर्मेशन डेस्क बने हुए हैं जहाँ ऑफिस आवर्स में 24 जो प्रॉपरली मैन होता है और वो तमाम मालूमात हर शहरी को दी चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बाद अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको हमतन जो है वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल से कोई मुश्किल ही नहीं रह जाती। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था कि जी आज हमने टीचर्स डे जो है वो सेलिब्रेट करना है। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में हमारे असातिज़ा का क्या रोल है, इसको तो आप नज़रअंदाज ही नहीं कर सकते हैं। मैंने तो पहले कहा था स्टार्ट में कि आज हम जहाँ पर भी मौजूद हैं सभी लोग अपने असातिज़ा की वजह से मौजूद हैं। तो सबसे पहले इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं अपने टीचर्स को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। बिलाशुबा उस्ताद का ज़िंदगी में जो रोल होता है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी पूरी की पूरी बनाने में आपके असातिज़ा जो हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं। तो थैंक यू सो मच उन सब टीचर्स का जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ और असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये आज का स्पेशल दिन जो है मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम कंपैरिजन करें पहले वो कुछ माजी में जाकर अब तक जदीद तकाज़ों की वजह से हर टाइम के जो हैं वो चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं, लेकिन कभी भी आप उस्ताद की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्टडी, ईच एंड एवरीथिंग, मेरे ख्याल से घर में आपके पेरेंट्स का उतना किरदार नहीं रहता, आपके अंदर आपके उस्ताद की झलक खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाती है। और ये बातें बहुत हद तक हमने रियलिटी में भी देखी हैं, सच होती भी देखी हैं। हम जब क्लासरूम में बैठते थे, अपना टाइम अपने असातिज़ा के साथ स्पेंड करते थे, तो घर आके अक्सर ऐसे लग रहा होता था कि हम भी वही बातें रिपीट कर रहे हैं, और ऐसा होता भी है। तो आज के दिन हम असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करेंगे। कुछ चीज़ें भी जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिद्दत के नाम पर जो हैं वो भूलते चले जा रहे हैं। कितना ज़रूरी है उस्ताद का एहतराम। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी साहब ने ज्वाइन किया है, प्रिंसिपल NC हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हमारी एक और मेहमान माहिर तालीम मौजूद हैं, टीचर भी हैं, मदिहा ज़की ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आप? आई एम रियली गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, माशाल्लाह से इनकी हम इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे, और अब जब ये टीचर बन चुके हैं, उस्ताद का किरदार अदा कर रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं ये अपने स्टूडेंट्स को लेकर। सर आपसे आगाज़ कर लेते हैं, जब आप खुद स्टूडेंट थे तो कभी ये महसूस किया था कि मैं भी कभी टीचर बनूंगा और ये वाला तमाम टाइम मेरे पे भी आएगा? मेरा ख्याल है शायद ऐसा कभी सोचा भी हो कि टीचर, क्योंकि जिस वक्त आप स्टूडेंट होते हैं तो फिर उस वक्त तो सिर्फ आप ऑब्वियसली स्टूडेंट ही होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो भी आपने अपने इंट्रो में कही है ना, वो बड़ी खूबसूरत बात थी कि जिस तरह से पेरेंट्स का ग्रैंड फादर का चेहरा आप में रिफ्लेक्ट करता है ना, तो आपका जो टीचर है उसकी भी जो एको है वो आपके कैरेक्टर में रह जाती है, आपके चेहरे से नज़र आती है कि आपका कौन उस्ताद था, ये आपकी शनाख्त बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसमें कोई शक नहीं है।
मदिया, आप इस बात से एग्री करते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मैंने तो अपने आगे सब्जेक्ट्स भी वही ऑप्ट किए जो टीचर्स मुझे पसंद थे। सही। बट मेरे पे तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपका टीचर जिस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा होता है, आपकी दिलचस्पी उसमें आती है और आप ऑटोमेटिकली उसको ज़्यादा ग्रास्प करके उसमें इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है और आप एक्सेल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत हद तक इसमें टीचर्स का बड़ा पिवटल रोल है कि आप किस चीज़ में आगे एक्सेल करते हैं और आपके अंदर जो भी टैलेंट्स हैं वो उसको निकाल के पॉलिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ये जिद्दत के नाम पर, सर आप शायद एग्री करें ना करें, जो उस्ताद का मकाम हमने देखा, जिस तरह से हमने अपने बड़ों को अपने साथीज़ा की रिस्पेक्ट करते हुए देखा, अब आके वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गई। क्या वजह समझते हैं? देखिए, ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, कॉम्प्रोमाइज़, तो ये डिफ़ाइन कर रहा है हर चीज़ को कि कॉम्प्रोमाइज़ हर तरफ से हो गई है। और अब जैसे अब हम आज बात करते हैं लिविंग की, लाइफ की, जब आप उसको डिफ़ाइन करने निकलते हैं तो उसकी डेफिनेशन बहुत फ़र्क है। जबकि बात तो इतनी सी है कि आपने जो जीना है, जिसे जो अच्छी लाइफ ये तो नहीं होती कि आपने बहुत सारा खा जाना है या आपको बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए, आपको बड़ी फैसिलिटीज़ चाहिए। ज़िंदा तो वो भी हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हैं। अब ये जो फ़र्क इसमें ये आ गया कि हमारी जो सोच है वो बदल रही है। उसमें वो एलिमेंट जो है बड़ी तेज़ी के साथ शामिल हो रहा है कि एक लिविंग स्टैंडर्ड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी वजह से जो वैल्यूज़ हैं वो ऑब्वियसली वो तब्दील हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मदिया, आपके ऑब्वियसली स्कूल में स्टूडेंट्स और वो जो एज होती है ना, उसमें वाकई आपका टीचर आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होता है। बच्चे आप बिल्कुल फॉलो ऐसे भी ही। करते हैं। घर जाके हमारे अपने घर में बच्चे जो हैं वो अपनी टीचर के आके बातें भी बताते हैं, उनके तरीके से, जैसे क्लास में लेक्चर हो रहा है वो चीज़ें सारी फॉलो भी करते हैं। तो मुझे बताइएगा, टीचर्स के लिए उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कितनी ज़रूरी है? अना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जब भी किसी टीचर को इंडक्ट करने लगती हूँ, जो सबसे पहला मेरा जो एस्पेक्ट होता है, जो मैं नोट करती हूँ, वो होती है उसकी पर्सनैलिटी और उसकी ग्रूमिंग। ये बहुत मैटर करता है। इवन जो वोकैबुलरी वर्ड्स वो यूज़ करती है वाइल डिलीवरिंग हर लेक्चर, उसकी जो पिच ऑफ साउंड है, अगर वो बहुत लाउड है और वो बच्चों के साथ हर वक्त गुस्से में रहती है, या इफ़ शी इज़ नॉट अ गुड लिसनर, तो बच्चे जो हैं वो उसको सीरियसली नहीं लेंगे। और जब ये आप बात कर रही थी ना कि एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट हैज़ गॉन, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि टीचर खुद जो है वो कैसा है, कंपोज्ड है और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि बच्चे उसको सीरियसली लेके पूरी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। तो ये बहुत, उसमें वो टीचर को हार्श नहीं होना, क्योंकि अब तो आपको पता है, हम बीइंग अ पेरेंट भी, मैं आई ऑलवेज टॉक टू माई चिल्ड्रन, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी और मीडिया की वजह से जिनके पास ऑलरेडी दे हैव अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू फ्लोट, सो यू नीड टू हैव वेरी कॉन्क्रीट टॉक्स विद देम। आप उनको बातों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, यू हैव टू बी वेरी अफॉर्म्ड, पोलाइट एंड पेशेंट, देन यू विल डिलीवर योर बेस्ट। सही। अच्छा, मुझे प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, हम स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर अभी यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर देखें तो वो संजीदगी का वो वाला आलम नहीं मुझे लगता कहीं ना कहीं। क्या इसमें हम जो तालीमी निज़ाम है ये समझते हैं कि अब ये बिल्कुल बदल चुका है? देखिए, संजीदगी का आलम तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संजीदा जो है वो तो हम समझते हैं कि जब बच्चा स्कूल में आता है, फिर उसके बाद वो जब यूनिवर्सिटी में आता है तो वो काफ़ी मैच्योर हो चुका होता है। तो अब जहाँ तक संजीदगी की बात है, अगर संजीदगी ये है कि वो कोई और बात ना करे, हंसे खेले ना, मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल उन्हें सब कुछ करना चाहिए। जैसे मैं, अगर आप एनसीई के हवाले से बात करें तो मैं तो अक्सर ही बात करता हूँ कि हम को पढ़ाने बढ़ाने का काम नहीं करते। और आप बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल देखिए, आप किसी को पढ़ा सकते ही नहीं है। बिल्कुल। आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप किसी को पढ़ा देंगे, किसी को सिखा देंगे, कुछ बता देंगे और वो सुन लेगा, मेरा ख्याल है कि ये वक्त जो है बहुत पहले का गुजर चुका है। अब तो ये है कि आप अगर उस्ताद है, उसका एक प्रोफाइल इतना मजबूत होना चाहिए कि उसे जो देख रहा है स्टूडेंट्स, उसे क्या फॉलो करेगा, वरना वो रिजेक्ट कर देगा आउटराइटली। तो अगर वो ऐसा है, उसकी स्किल, उसकी प्रैक्टिस, उसकी गुफ्तगू, उसमें अगर वो रस है, वो रचाव है, तो फिर उसकी बात सुन लेंगे। वरना अगर आप ये समझ रही हैं कि वो बहुत बड़ी गाड़ी से निकल के आया है
अच्छा, मुझे लगता है मदिहा की जॉब ज़्यादा टफ है। यहाँ पर उस्ताद को अपनी ग्रूमिंग भी करनी है और फिर बच्चों को पढ़ाना भी है, उन पे ध्यान भी देना है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है। क्या वाकई ऐसा है? ऐसा है ना, लेकिन जिस तरह से अभी मैं सुन रही थी इनको, बिल्कुल ऐसा है। हम रोज़ सोचते हैं कि हम कुछ कल ऐसा क्या डिफरेंट करें कि बच्चा जो है उसको हम सारा लेसन भी पढ़ा दें। बिकॉज आई वॉज साइंस टीचर, मैं रोज़ सोच के जाती थी आज मैं क्या, फॉर इंस्टेंस मैंने एक दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ानी थी, तो मुझे आज भी याद है मैंने क्लास में एंटर होती सारी लाइट्स ऑफ कर दी और देन आई आस्क्ड देम व्हाट हैपेंड, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आर वी गोइंग टू। मैं पहले उनकी क्यूरियोसिटी बिल्ड करती थी एंड देन आई यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, एंड दिस इज हाउ वी हैव हैड बीन थिंकिंग। हमने उनको अब ऐसे पढ़ाना है क्योंकि उनके पास नॉलेज टू बी, उनकी टेक्स्ट बुक भी है, उनके पास सब रिसोर्सेज हैं, हमने उसको एक डायरेक्शन देनी और उसको बयान कर रहे हैं। हर एज ग्रुप में अपने तकाजे होते हैं। ऐसे ही। अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए वाकई पढ़ाना बहुत कोई जरूरी नहीं है, उनके लिए वाकई आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि बस आप उनको उन पे छोड़ दें और उन्होंने खुद जो करना है करना है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा ही। हमने रिजल्ट्स पे इंश्योर करने होते हैं, लेकिन उसके लिए भी अगेन ना, अब जब मैं अगर अपने आप को रिकॉल करूँ तो हमारे एक सेट पैटर्न ऑफ पेपर और हर चीज़ एक सेट डायरेक्शन में होता था, लेकिन अब पेपर इतना आउट ऑफ द बॉक्स आता है कि अगर आपने बच्चे को एक टॉपिक पढ़ाया तो सवाल जो है वो किसी भी तरह से उसकी प्रैक्टिकलिटी आनी चाहिए। आपने बच्चे को बता दिया यू हैव अ नोज ऑन योर फेस, अब क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, व्हाट इज बिटवीन योर आईज, नेम दैट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन कैन बी दैट इवन। सो यू नो द थिंग्स, द ट्रेंड्स हैव बीन चेंज, और हमें इंश्योर करना है कि जब तक बच्चे इनके पास आए तो वो उन्हें समझ आ जाए कि व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट एक्चुअली दे हैव टू डू इन द फ्यूचर। बिल्कुल, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अक्सर एक एलिमेंट तालीम के साथ तरबियत वाला जो हम डिस्कस, उसका रोल भी जो है बहुत ज़्यादा किरदार असातिज़ा का उस पर होता है कि तालीम के साथ स्टूडेंट्स की तरबियत क्यों नहीं हो पा रही है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आजकल स्टूडेंट्स में हम बार बार ये जिक्र करते हैं कि जी तालीम का स्टैंडर्ड तो बिल्कुल बदल गया है, अब बच्चे बहुत आला तालीम भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही। तो अपने मेहमानों से जान लेते हैं, माशाल्लाह से असातिज़ा भी हैं, खुद भी तालीमी मैदान से गुजर के आए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी क्यों बार बार ये जिक्र किया जाता है कि आज के बच्चों की सिर्फ तालीम पर जोर दिया जा रहा है, तरबियत पे नहीं? देखिए, ये इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, जैसे अब जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो तो बहुत कम रह गया है। अब एक कपल है, वो रह रहे होते हैं, उनके साथ में अगर बहुत पैसा है तो 4-5 मुलाजिम होते हैं, तो बच्चों को वही देख रहे होते हैं। सही। तो वो जो एक जिम्मेदारी थी कभी दादी और नानी की घर में एक जॉइंट फैमिली की, तो वो बहुत कुछ सीख लेते थे कि ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो मिसिंग है, जिसकी वजह से अब हम तरबियत, अब हमें भी बहुत फिक्र इस बात की रहती है। जैसे अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पढ़ाने वाले को हम काम नहीं करते, हमारा फोकस इस चीज़ पे है कि अगर उसके अंदर वो वैल्यूज़ जो हैं उस प्रोफेशन के हवाले से एटलीस्ट वो आ जाएंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दूँ कि हम एक डिज़ाइन पढ़ाते हैं, आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है। जैसे अगर आपने एक बेहतरीन डिज़ाइन बना लिया कई साल लगा के किसी बिल्डिंग के हवाले से, लेकिन वो डिज़ाइन इसकी गारंटी नहीं है कि बिल्डिंग बेहतरीन बन जाएगी। डिज़ाइनर ने तो डिज़ाइन बना दिया है, बहुत उसकी निटिग्रिटी उसने चेक की है और कमाल का डिज़ाइन यहाँ बना के रख दिया, लेकिन जब बिल्डिंग बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बिल्डिंग वैसे बन पाएगी। उसकी वजह क्या है कि वो जो उसकी सुपरविज़न है, वो जो बनाने वाला है, वो जो लेबर से लेके कॉन्ट्रैक्टर तक है, उसको देखने के लिए उसके पास वक्त है जिससे वो डिज़ाइन एग्जीक्यूट किया है। अब ये पार्ट है ट्रेनिंग का और तरबियत का कि आप जो सेकंड फेज़ है ना, जहाँ पे उसे बनना है, ये बच्चे का भी है कि जो तरबियत है उसकी आपने पैदा तो कर दिया उसे, आपने फैसला कर लिया था कि आपने 2 बच्चे पैदा करते हैं, आपने कर दिए। अब वो उसको आपने वहाँ तक लेके जाना है ना कि आप उसको देख रहे हैं, उसके बारे में कितने कॉन्शियस हैं, वो जो तरबियत की बात है वो हम इतनी केयर नहीं कर रहे होते। जैसे हम डिज़ाइन बना दिया बेहतरीन, ये केयर नहीं कर रहे कि बिल्डिंग जो बनना है वो फ़र्क है, डिज़ाइन तो यहाँ रखा रह जाएगा, वो जो निटिग्रिटी है आखिर तक आपको उसे देखना है। तो जो तरबियत का जो रोल है ना वो ये है कि एग्जीक्यूशन जो है, एक बच्चा जो है वो जब उसे यूनिवर्सिटी जाना है, जाने से पहले उसे जो सिखाना है और उसे लाइफ में बहुत कुछ फेस करना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मदिहा, आपका इंटरेक्शन जिन बच्चों के साथ रहता है, उन बच्चों की असल में ग्रूमिंग का वही टाइम होता है, उन पर फोकस करना होता है, वही वक्त होता है जब तालीम के साथ बच्चों की तरबियत, उन्होंने बात कैसे करनी है, उन्होंने किसी बड़े को किस तरह से बुलाना है।
अपना टाइम याद अगर कभी करें ना तो होते हम उस्ताद के सामने भी जाते हुए डरते थे ऐसा ही है, कि बिल्कुल। कहीं से हमारे उस्ताद गुजरे थोड़ा सा साइड, क्योंकि आजकल बच्चों में ये चीज़ें नहीं है। क्या वजह समझते हैं? हम समटाइम कहते हैं अच्छा बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है, पेरेंट्स भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके भी दो पहलू होते हैं ना। एक बच्चे के अंदर अदब का जो एलिमेंट है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ना, इस पर मैं फिर यही बात करूंगी कि इट डिपेंड्स कि हाउ इफेक्टिव यू आर बीइंग अ टीचर। आपने अपने आप को कितना उनके सामने कंपोज रखा है, वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो कितनी आपकी इज्जत करते हैं। अगर तो आज भी वो मेरी उतनी इज्जत करते हैं तो वो मुझे देख के उसी तरह खड़े हो जाएंगे जिस तरह मैं अपने ज़माने में अपने उस्ताद को अब देखकर मुझे याद पड़ता है कि हमारे दौर में हमने कभी शायद ही अपने उस्ताद से फ़ोन पे बात भी की हो, अब तो व्हाट्सएप पे आप चीज़ें डिस्कस बिल्कुल कर आप रहे सही हैं। कह रही हैं। ऐसा ही है क्योंकि जैसे जैसे वक्त हमने इवॉल्व किया है, प्रोग्रेस किया है। हमारे ज़माने में हम मोस्टली बुक्स से और नोट्स से कन्फाइंड होते थे। छुट्टी भी कर लेते थे तो हार्डली एक PTCL फ़ोन होता था, कॉल किया और दूसरे बच्चे से पूछ लिया क्या होमवर्क है। लेकिन अब इतना सब कुछ फास्ट हो गया है, ज़्यादातर रिसर्च वर्क है, आपने इंटरनेट से ब्राउज करके बनाना है, असाइनमेंट ऑनलाइन बनाई, ईमेल कर दी। हमारा काम सबमिट होता था हमेशा फिजिकल ग्राउंड्स के ऊपर। यहाँ चूँकि अब सब कुछ इवॉल्व कर गया, उसमें हमने बच्चों को हर लिहाज से एक अच्छा इंसान बनाना है। मेरे पास जब भी कोई पेरेंट्स आते हैं, और वो ऑब्वियसली स्कूल सिलेक्ट करना एक बड़ी डिफ़िकल्ट काम होता है, मैं भी एक पेरेंट हूँ और जब मैंने भी स्कूल में बच्चे को भेजना था तो आई हैव बीन थ्रू ऑल द स्कूल्स ऑफ लाहौर कि मैं अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजूँ, क्योंकि 7-8 घंटे जब बच्चा स्कूल में, और यकीन करें अना वो अपने पेरेंट्स की शायद इतनी बात नहीं मानता जितनी वो टीचर्स की मानता है। आपने सही कहा। कई पेरेंट्स हमें आके कहते हैं जी आप इसको कह दें घर में फ़ोन मत इस्तेमाल करें, आप कहेंगी तो ये फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा। जी आप इसको कह दें ये लंच फिनिश करें, आप कहेंगी तो ये लंच फिनिश करेगा। तो दिस इज़ वेरी ट्रू। सिमिलरली बीइंग अ पेरेंट, जब मैंने अपनी बेटी को भेजना था तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मेरी बच्ची 7-8 घंटे जिन हाथों में गुजार रही है वो सिक्योर हो, वो वहाँ से कुछ अच्छा सीख के आए। और सिमिलरली जब मेरी दूसरी बेटी की बारी है, मैंने उसको बड़ी अर्ली स्टेज पे स्कूल इसलिए भेजा, वहाँ जा रही है कुछ अच्छा बैठना, उठना, अपना इंडिपेंडेंट काम करना, अपना लंच करके उसका ढक्कन लगाना, ये छोटी छोटी चीज़ें। जब मैं छोटी थी EPL एक्सरसाइजेज वर नॉट देयर एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, लेकिन अब बच्चे को, मुझे अभी भी याद है मेरी बेटी ने आके जब अपना बटन खुद बन किया यूनिफॉर्म का, तो मैंने उससे पूछा ज़ैनब हाउ कम, ये तुमने कैसे किया? कहती है आई हैव बीन ट्रेन्ड इन स्कूल। सिमिलरली जब बच्चा लेस बंद करेगा खुद, तो माँ कितना इस चीज़ को, ये छोटी छोटी चीज़ों से लेकर हम अपनी असेंबली जब सुबह कंडक्ट करते हैं तो हम उसमें रोज़ एक फूड फॉर थॉट देते हैं, जिसमें मैं हमेशा बच्चों को सुबह ग्रीट करती हूँ एंड आई आस्क देम इफ, तो बच्चा अच्छी चीज़ को छोड़ देगा। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूछे आपने घर जाके सबको सलाम की थी, पहला काम आपने क्या किया था, तो वो एकदम से उसको पता है मिस तो कल पूछेंगी और इतने बड़े ग्रुप में पूछेंगी तो आई विल नॉट। सोशल एम्बेरसमेंट हमारे बच्चों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये वो इफेक्टिव टूल है जो मेरे हाथ में आ गया एंड आई विल ऑलवेज यूज इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अगर आप इफ़ यू एम समथिंग बीइंग अ टीचर, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, अब मैं सोचती हूँ मेरे टीचर से जो एम किया था दे अटेंड, और अब मैं बीइंग अ टीचर जो मेरा विजन है अगर मैं वो डिलीवर कर पाऊंगी तो मैं, आई ऑलवेज लव टू कॉल माई सेल्फ अ टीचर। मैं अपना इंट्रोडक्शन जब भी किसी भी फोरम पे देती हूँ, आई ऑलवेज स्टार्ट विद आई वॉज अ टीचर एट इन फला टाइम एंड आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम दिस। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आई वॉज अ सक्सेसफुल टीचर। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, कभी ये फील हुआ है कि मेरे टीचर में ये चीज़ थी और मैंने इसको फॉलो करना है, ये चीज़ मैंने अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा भी बनानी है? ये बिल्कुल ये है। देखिए आपका लाइफ स्पैन जो है इतना बड़ा तो नहीं होता ना, आपको अपना टीचर तो आखिर वक्त तक याद रहता है और उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वही आपको याद रह जाती हैं। और ये ना सिर्फ टीचर की है बल्कि दोस्तों की भी। अपने जिस शख्स से भी आप मिलते हैं उसमें कोई ना कोई चीज़ आपको अगर याद रह जाती है तो देखिए, किसी ने ये कहा था कि किसी शख्स को एक चीज़ नहीं भूलती कि आपकी इंसल्ट किसने की थी, ये नहीं भूलता। आपको बहुत कुछ भूल जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो इससे अभी यही सीखना कोई मुश्किल नहीं है कि कम से कम आप जब एक इम्प्रेशन ये तो ज़रूर छोड़ दें कि आपने उसकी रिस्पेक्ट की है और वो ये फील ना करे आपसे मिलने के बाद, जाने के बाद, कि उसने एम्बेरस फील किया आपसे बात करके, आपसे हाथ मिला के। तो ये एक बुनियादी चीज़ है कि जब भी कभी हमारे पास कोई ऐसे केसेस आते हैं ना कि स्टूडेंट आपस में लड़ पड़े हैं, जैसे कुछ झगड़े के, तो मैं सबसे पहले बात यही करता हूँ उनसे कि देखिए, किसी स्टूडेंट को मैं आपको 3 साल से जानता हूँ, मैंने कभी आपसे ऊंची आवाज़ में बात की है? तो वैसे होता है कि बिल्कुल नहीं की। क्योंकि मैं उसे एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि आप अगर किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी टीचर से बात कर रहे हैं, तो सबसे जो पहला मरहला है वो यही है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल वही उसे याद रह जाता है। बिल्कुल। तो और यही है, हम जो आपने बात की थी ना अपने असातिज़ा की, यही चीज़ हमें याद है कि हमारे असातिज़ा ये जो आज बिल्कुल जो दिलो जान के साथ यहाँ महफूज और मौजूद हैं, वो वही जिनसे हमने यही सीखा था।
कि वो रिस्पेक्ट करते थे, स्टूडेंट की वो रिस्पेक्ट करते थे। कभी वो जैसे एम्बेरस करने का, तो क्या उस्ताद का तो काम ही ये है कि उसे जैसे एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब आप किसी को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं तो आप खूबसूरती से कह देते हैं कि इफ़ आई वर यू तो मैं ऐसे करता, बजाय इसके कि आप ये कहें कि ये गलत किया आपने। बिल्कुल। तो ये है उस्ताद जो याद रहता है, और यही सीखते हैं हम उस्ताद से। सही। अच्छा मधिया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट भी की क्लास में हैं, बहुत कुछ स्टूडेंट्स डल भी होते हैं, तो अक्सर हम कहते हैं कि जी ये टीचर की वजह से इतना ब्राइट है। अब टीचर की वजह से कोई टीचर ऐसा नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट जो है वो डल हो या कोई उसको नालायक कहे। अब टीचर के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ें मैनेज करना। एज ए टीचर क्या समझती हैं आप, कितना ज़रूरी है सारी क्लास को एक साथ एक लेवल पर लेकर चलना? ये बेहद ज़रूरी है। अना, मैं जब अपनी किसी भी टीचर को किसी भी क्लास में भेजती हूँ तो मैं उसको कहती हूँ, देखो तुम्हारा टारगेट वो स्ट्रगलिंग बच्चे हैं, तुमने उनका रिजल्ट लेके आना है। ब्राइट स्टूडेंट्स अगर काम कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी एक इनबॉर्न टैलेंट है। अगर वो बच्चे अच्छा रिजल्ट लेके आए तो देन यू विल प्रूव योर सेल्फ एज अ टीचर। क्योंकि व्हेन आई वाज अ टीचर आई हैव बीन टोल्ड, मुझे अभी भी वो अपने उन शक्लें और उनके प्रॉब्लम्स मेरी फिंगर टिप्स पे होते थे, एंड आई रिमेंबर कि मैंने अगर इनको चला लिया तो ये मेरी एक सक्सेस है। उसमें आप हर बच्चे को एक लेवल पर नहीं, आप उसको एक पुश नहीं दे सकते। हर बच्चे का एक डिफरेंट, कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है। बिल्कुल। आपको बीइंग अ टीचर देखना है कि मैं इसको कैसे हेल्प कर सकती हूँ कि ये अपनी लाइफ में आगे जाके और जी अल्लाह ताला ने हर एक बंदे में, हर एक स्टूडेंट में कोई ना कोई एबिलिटी ऐसी रखी है जो कि दूसरे से उसको डिफरेंट बनाती है। तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बाहर निकालने की सिर्फ ज़रूरत होती है। मुझे अभी जाना है ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग आज अपने टीचर्स को कॉल कीजिए, मैसेजेस कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, जिनका आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है। सब लोग उनको शुक्रिया अदा कीजिए कि उनकी वजह से आप जिस मकाम पर भी मौजूद हैं। अपनी टीचर को आप कोई मैसेज देना चाहें? हाँ जी, मैंने अपनी लाइफ में आप लोगों को बहुत तंग भी किया बिकॉज आई वॉज अ वेरी नोटोरियस वन, but trust me on that, I have gained a lot and I have learned a lot during that time because there's so many questions I was floating at you. Basically I was learning and I was loving you like anything in my life. Thank you so much for making me who I am. चलिए जी सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने टीचर्स को? बिल्कुल जी, मैंने जो कुछ मैं आज हूँ मैं अपने टीचर जी की वजह से हूँ, और मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ अपने तमाम असातिज़ा को जो आज हैं दुनिया में या जो नहीं है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बिल्कुल जी, आमीन। हम सभी अपने असातिज़ा को सलाम पेश करते हैं जिनकी वजह से हम किसी ना किसी मकाम पर मौजूद हैं। तो आप लोग भी ज़रूर अपने असातिज़ा को जी मैसेजेस कीजिए, कॉल्स कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। बिलाशुबा उस्ताद का बदल नहीं होता, और उस्ताद जिस तरह से आपकी ग्रूमिंग करता है, जिस तरह से आपको एक मकाम पे पहुंचाता है, उसकी तो कभी भी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बढ़ती हुई महंगाई हर किसी का मसला बन के रह गया है। अशिया ज़रूरिया ख़रीदना रोज़मर्रा इस्तेमाल की लोगों के लिए अब इतना मुश्किल होता चला जा रहा है कि लोग बेचारे दुहाई दे रहे हैं। सब्जियों की कीमतों पे हमें हर रोज़ लोग जो है वो परेशान नज़र आते हैं। आज के रेट्स हम जानते हैं। फरीहा इस वक्त बाहर मौजूद है। जी फरीहा, बताइए। जी, मैं इस वक्त टाउनशिप सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। जो सब्जियों के रेट है वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। इस वक्त मैं आपको सब्जियों के रेट के हवाले से बात करें तो जो प्याज की कीमत है वो 35 रुपये से 40 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर की जो कीमत है वो 48 से 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। और अगर हम बात करें लहसन की, जो लहसन की कीमत है वो 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर हम बात करें अदरक की, तो अदरक की जो कीमत है वो 300 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अगर हम बात करें इसी तरह मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो जो आलू की कीमत है वो 50 से 55 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और अगर हम बात करें मटर की, तो मटर की जो कीमत है वो 260 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और अगर हम बात करें बैंगन की, तो बैंगन की जो कीमत है वो 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और फूल गोभी की जो कीमत है वो 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह कुछ और मौसमी सब्जियों की बात करें तो जो बंद गोभी है वो 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। और अगर हम बात करें पालक की, तो पालक की जो कीमत है वो थैंक यू फरीहा हमारे साथ मौजूद थी। सब्जियों की कीमतों के हवाले से मैं अपडेट कर रही थी। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे। अपने इख्तिताम को अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।